आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर देश का विकास करना हो तो पहले गांव का विकास होना जरूरी है। और मैं ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी ग्राम सभा बरठा कठला का उम्मीदवार हूं, और मैं जनता से मेरी अपील है कि इस बार मुझे भारी मतों से विजयी बनावें। और मैं जनता से ये भी अपील करता हूं कि इस बार बाटी चोखा और मुर्गा दारू के चक्कर में ना पड़े। इससे गांव का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर आप उनसे सब पैसा लेकर खा लेंगे पी लेंगे तो फिर उस प्रधान से करने का कोई हक नहीं रहेगा। और मैं चाहता हूं कि अब की बार मुझे अपने भारी मतों से आप मुझे विजयी बनावें। धन्यवाद।
नमस्कार। भारत निर्माण सेवक के इस यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंचायत चुनाव होने को लगभग 1 से 1.5 महीने हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार हैं अलग अलग उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार का काम शुरू कर चुके हैं और उम्मीदवारों के जो नए नए हथकंडे होते हैं वो फिर से देखने को मिल रहे हैं। और शायद मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव कुछ अलग ही तरीके से बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। ऐसे में भारत निर्माण सेवक अपने खास पहल के जरिए जो पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उनसे मिल रहा है, उनकी राय को जानने का प्रयास कर रहा है कि विकास को लेकर उनका क्या नज़रिया है। क्योंकि हमने देखा, हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं, जब से मैं पंचायत चुनाव को हो या फिर कोई भी चुनाव हो, मैं जब से मेरा अनुभव रहा है मैं देखता रहा हूँ कि नेता लंबे समय से वादे करते आ रहे हैं पर काम कुछ नहीं देखने को मिलता है। पर इस बार हमारे संगठन ने भारत निर्माण सेवक में अपने खास पहल के जरिए मैं उम्मीदवारों से मिल रहा हूं और उनके भावी कार्यक्रमों को जानने का प्रयास कर रहा हूं कि गांव को लेकर, क्षेत्र को लेकर, ज़िले को लेकर उनका क्या नज़रिया है, क्या उनके पास कोई भावी कार्यक्रम है, क्या उनके पास कोई डेवलपमेंट का कोई रोड मैप है। इस कड़ी में हमने ढेर सारे उम्मीदवारों से हम मिले, हमने उनकी राय जानी। हर उम्मीदवार ने अपने अपने तरीके से बताया कि वे क्या करने जा रहे हैं। पर इन सारे उम्मीदवारों में एक ऐसा उम्मीदवार मुझे आज मिला है जिनका एक अलग ही तरीका है, एक अलग तरीके से काम करने की सोच रखते हैं। उनके पास आगे का कार्यक्रम है, चाहे वो गाँव के विकास को लेकर हो, चाहे पूरे भारत के विकास को लेकर हो। उनके पास एक व्यापक नज़रिया है, व्यापक दृष्टिकोण है विकास को लेकर। और ऐसे में हमारे संगठन ने उनसे संपर्क किया है और आज इस मुलाकात में, इस खास चर्चा में हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं ये भी बता दूं कि ये ग्राम अपने गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और इनका अपना एक भावी कार्यक्रम है गांव को लेकर, इसलिए हम इनसे संपर्क किए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गाँव को लेकर इनका क्या नज़रिया और क्या करने वाले हैं। चलिए। हम ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी, ग्राम पुरवा बैठा, जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। और ये पत्रकार बंधु जो हैं हमसे हमारी राय लेना चाहते हैं कि हम प्रधान होकर के क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं प्रधान हो गया तो गांव की सारी सुविधाओं को मुहैया कराऊंगा और प्रधान गांव से लेकर देश तक की हर को बदलने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी राजनीतिक यात्रा तो यूँ कह लीजिए कि मैं तो बचपन से ही इसमें हमारा थोड़ा संघर्ष था, लेकिन मैं जब पढ़ाई के बाद काशी विद्यापीठ में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरा उसमें काफ़ी ज़्यादा रुझान रहा। और मैं काशी विद्यापीठ में हमारे एक मित्र थे जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते थे, उनमें मैं उनका चुनाव संचालन और मतलब हर काम में उनके साथ में सहयोग रहता था और पदाधिकारी के साथ साथ उनको मैं पूरा सहयोग करता था। पोस्टर लगाने से लेकर पोस्टर छपाने से लेकर मैं पूरा उनका सहयोग करता था। तब तक मेरा और ज़्यादा उसमें रुझान बढ़ा राजनीति को था। और वैसे तो मेरे बचपन से ही मेरे भाई साहब जो प्रभुनाथ त्रिपाठी थे वो इंदिरा गांधी के बंदी थे, राजबंदी में, वहाँ उन्होंने बनारस में बंद थे कमलापति त्रिपाठी के। और हम लोग बचपन में से ही कमलापति त्रिपाठी जी का हम लोग बहुत स्नेह है कि हम लोग बहुत छोटे तब से वो उनके साथ साथ हम लोग का राजनीतिक करियर शुरू हुआ। तो मेरा पारिवारिक ही समझ लीजिए कि मेरे बड़े भाई से तब तक हम बहुत छोटे थे तब से ही कार्यक्रम हम लोग का राजनीति में झुकाव रहा और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मेरा झुकाव और बढ़ गया। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद वर्तमान में मैं डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी के संरक्षण में काम कर रहा हूँ और उनका पूरा सहयोग मिलता है। मैं उनकी अथवा जागरूकता को मैं जनता तक पहुँचाता हूँ। जनता की बात भी मैं महेंद्रनाथ पांडे जी के तक पहुँचाता हूँ और उनको लोग विकास पुरुष के नाम से कहते हैं, जानते हैं। और मैं भी सोचता हूँ कि मेरा नाम विकास पुरुष के नाम से मुझे भी लोग जाने, ये मेरी बड़ी तमन्ना है। और दूसरे प्रश्न पे अगर हम आते हैं तो पिछली बार देखा गया कि आप सिर्फ महज 13 वोटों से पराजित हुए थे, तो मैं इस पे भी जानने का प्रयास करूँगा कि आप कितने वोटों से पराजित हुए और कैसे, क्या कारण रहा कि आप पराजित हुए?
अब देखिए, पराजित की तो बात अब कहना, अब क्या हम कहें पराजित कैसे हुए, अब उसको कुछ किस्मत भी कह लीजिए। कुछ कुछ लोगों कथा लोग हैं जो अराजक तत्व है, जो कि हमको मतलब चुनाव प्रधान नहीं होने देना चाहते हैं। जानते हैं कि अगर ये प्रधान हो जाएंगे तो उन लोगों का विकास रुक जाएगा। और वैसे तो मैं उस बार भी चुनाव बहुत अच्छा मेरा सारा गांव का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, बगल वाले गांव का भी सपोर्ट रहा। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो हैं हर जगह रहते हैं, वहाँ भी थे। मैं 2-2.5 बजे तक चुनाव में जीत रहा था। लेकिन अब जो लोग ये सोचे कि पंडित जी चुनाव जीत जाएंगे ब्रजेश जी, तो सारे लोग गुलिया गए मुझे हराने के लिए। तो मैं अंत में रिजल्ट आया कि मैं 13-14 वोट से हार गया। तो अपना इसको क्या कहेंगे, अब इसको हम जो समझ लीजिए। ठीक। और दूसरा कि देखिए, भारत निर्माण सेवक लगभग कई उम्मीदवारों से हमने संपर्क किया, उनसे बात किया, लेकिन इन सभी उम्मीदवारों से बात करने के बाद हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं सीधे, और हम आपकी राय को स्पष्ट कर रहे हैं और वीडियो संदेश के माध्यम से। और यह वीडियो हज़ारों लाखों लोग तक पहुंचेगा, और आपका जो भावी विकास का कार्यक्रम है गाँव को विकास को लेकर, वे लाखों लोग देखेंगे और मुझे लगता है कि प्रभावित भी होंगे। तो मेरा तीसरा प्रश्न है कि आप ऐसा क्या अलग करने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से भारत निर्माण सेवक को मुझे आपसे मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा? आप किन मुद्दों पर आप क्या अलग करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसे तो नरेगा है और जन चौपाल है, पर्यावरण है, स्वच्छता अभियान है, शौच से मुक्ति है, पेंशन है, आधारभूत जितनी सुविधाएं हैं मैं उसको करूँगा। और चौथा प्रश्न जो कि बहुत ही खास है मुझे लगता है कि, और इसका जवाब भी मैं लेना चाहूँगा कि जितने भी नेता होते हैं लगभग उनकी लंबी चौड़ी बातें होती हैं, लंबे चौड़े वादे होते हैं। चुनाव के पहले उनके बहुत सारे दिखावे होते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि जब चुनाव हो जाते हैं तो उनका कोई अता पता नहीं चलता है। उनके जो कार्यक्रम होते हैं ना ही उनका पता चलता है, ना ही उनका ही पता चलता है कि हमारे नेताजी कहाँ पर गए। तो आप जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आपने जो बोला है वो आप करेंगे ही? कैसे भरोसा दिलाएंगे, इसके बारे में आप ज़रा स्पष्ट करें। देखिए, वैसे तो भाई कहने की बात तो अलग है कि कौन कहता क्या नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं गांव प्रधान हुआ तो अब देखिए, अब तो नया, पहले के भारत नहीं, अब तो ITR माध्यम है। ITR के माध्यम से हर लोग को हमारी कार्यविधि जानने की उनकी अनुमति है कि जो कुछ भी जान सकते हैं। अब मैं खुद ऐसा करता रहूँगा कि नहीं, समय समय पर चौपाल लगाना या उन लोगों को अपनी काम को बताने के लिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका ये यहाँ सुविधा है, और उन लोगों को बुला करके मैं सुविधा मूल कराऊँगा। और जौन चौपाल लगा करके उनको हम अपना योजनाओं को देते रहेंगे, बताते रहेंगे, उनको भी समझाते रहेंगे कि आप यहाँ जाइए, ऐसा करिए, जहाँ जो वही होगा। और हमारा अब तो ITR है, कोई भी जेब में ले सकता। मैं खुले मंच से मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई जो भी चाहे, जब भी चाहे, मेरा जो है महीने 2 महीने पर हम अपने कार्य की प्रणाली देता रहूँगा कि कार्य की मैं इतना 1 साल 6 महीना में एक किया, साल भर में वो किया। और मैं मैंने साल भर 6 महीना में अपनी जितनी कार्य योजनाओं हैं उनको मैं उन लोगों के सामने मीटिंग बिठा करके और मैं उन लोगों को, गांव वालों को बताता रहूँगा कि एक मैंने काम कर दिया, इतना बाकी है, इतना इसका अगला कार्यक्रम मेरा ये होगा। उनको दे रहा हूँ, वो भी उनको कह देंगे कि भाई आप भी मेरे विषय में पता लगाते रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। चलिए, चौथे प्रश्न के बाद फिर आपके जो कार्यक्रम है, जैसा कि इसमें सूची में लिखा गया है कि कुछ यहाँ पर मुद्दे लिखे गए हैं, और मैं उन मुद्दों पर ज़रा स्पष्टीकरण चाहूँगा कि आप ज़रा इसको बड़ा डिटेल्स में ज़रा समझाइए कि आखिर इस पर कैसे और क्या कर रहे हैं। देखिए, गांव में सबसे बड़ी समस्या जो नरेगा को लेकर होती है, हमने देखा है कि अक्सर जो गांव के प्रधान होते हैं, नरेगा में लोगों के जो लेबर कम्युनिटी के लोग, जो मजदूर समुदाय के लोग हैं, उनके जॉब कार्ड तो बनवा दिए जाते हैं, पर बाद में ऐसा होता है कि उनके हिस्से का, उनकी जो मजदूरी होती है वो अपने ही खाते में मंगा लेते हैं, और उनकी जो मजदूरी होती है या तो कराते नहीं, या कराते हैं तो या तो आधा पैसा देंगे या पूरा पैसा नहीं देते हैं। तो नरेगा को आप किस तरफ से देख रहे हैं और क्या अलग करेंगे, नरेगा में क्या सुधार करेंगे ताकि इस तरह की जो शिकायतें बार बार मिलती रहती हैं नरेगा को लेकर, वो सारी शिकायतें दूर हो सके? देखिए, जहाँ तक नरेगा की बात है, हम तो
हम भी जानते हैं कि प्रधान जी लोग बनवाते तो ज़रूर हैं और गरीबों का पासबुक भी अपने पास रख लेते हैं और रख करके उनको उनका शोषण करते हैं। महीने में जैसे 4 दिन काम किए तो 10 दिन का फांसा भरते हैं और उनको 4 दिन का पैसा 8 दिन का पैसा वो लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, उनका पासबुक के पास रहेगा। जितने दिन वो काम करेंगे उनकी हाजिरी उनके सामने भरी जाएगी और उनको पेमेंट के समय उनको बुला करके उनके सामने उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। और अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा नरेगा के विषय में। ऐसा हम भी सुनते हैं कि प्रधान जी लोग अलग सुने का देखे भी हैं लोग, प्रधान लोग सारे लोग का अपना पासबुक लेकर के अपने पास रखते हैं और उनको अलवाल पुआल अपना कभी कभी तो अपने दरवाजा साफ कराते काम कराते हैं, कभी कोई अपना पुआल ढोलाता है और उसको मनरेगा में भर करके अपना काम कराता है। राष्ट्र का काम कोई नहीं हो पाता, सारा काम अपना कराते हैं, पैसा उनको सरकार से दिलवाते हैं। मैं भी देखा हूँ, मैं भी सुना हूँ। चलिए बिल्कुल धन्यवाद जैफा, उम्मीद था आपने उसका जवाब भी दिया। और दूसरा है कि आधारभूत सुविधाएं, चूँकि हमारे जो गांव हैं अभी भी काफ़ी पिछड़ी अवस्था में, जो चीज़ें हमें पूरी हो जानी चाहिए, आज भी जो मौलिक सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, वे भी लोगों तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो आधारभूत सुविधाओं को लेकर क्या है नज़रिया, क्या कर रहे हैं आप? जैसे आधारभूत सुविधा को आप किस में लेंगे, मतलब शौचालय आवास में, तो हम शौचालय और आवास तो वैसे काफ़ी बन भी चुका है और जो भी अगर बाकी रहेगा उसको पूरा आवास की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आवास में किसी का, चाहे प्रधानमंत्री योजना का हो चाहे का, कोई आवास में किसी के बिना आवास के नहीं रहने दूंगा। सबका आवास, सबके सामने शौचालय, सबके आवास सामने शौचालय और नाली। मैं एक डिजाइन में देखना चाहता हूँ गांव का विकास। और गली भी कोई मतलब ऐसे ना कि जिसमें कि लगे कि नहीं कोई गांव में जो है प्रवेश किया है, किसी गांव में प्रवेश किया है। हाँ, मेरी सोच है कि मैं प्रधान हूँ तो मैं गांव में हिलते लगेगा कि नहीं कोई किसी गांव में शहर में आ गया है, कोई शहर में आ गया है एक आदर्श गांव की वजह से, और मैं आदर्श प्रधान बनना चाहता हूँ। और तीसरी बात इसमें है जन चौपाल। जैसा कि मैं सूची को देख रहा हूँ, बहुत ही अनोखी और अच्छे ढंग से हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक आदर्श सूची है ग्राम प्रधान को लेकर या फिर गांव के विकास को लेकर। इसमें तीसरा है जन चौपाल। हालांकि हमने तो बहुत सारे देखे हैं, हालांकि जो चीज़ होनी चाहिए वैसा होता नहीं है, लेकिन आप करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा भरोसा भी है कि आप करेंगे भविष्य में। तो जन चौपाल पर भी ज़रा स्पष्ट कर दें आप। देखिए, जन चौपाल तो मैं करूँगा ही, मुझे बहुत पहले से रहता है कि मैं जन चौपाल बैठाऊँगा और इसमें एक और संशोधन करूँगा कि जैसे मतलब कि हर वर्ग के लोगों को, एक अपने हर वर्ग के लोगों को, जैसे यादव हुए और हमारे यहाँ जो बिहार बस्ती के हैं, ब्राह्मण बस्ती के, उसमें एक एक बच्चे को अलग से रखूँगा और उनको, हाँ, उनका गांव के, जैसे बिहार में एक अच्छे बच्चे को पढ़े लिखे को रख लूँगा, एक यादव बस्ती में रख लूँगा, एक ब्राह्मण बस्ती में रख लूँगा। उनसे मैं सारी जानकारी लेता रहूँगा, गांव का, अपने समुदाय का लेता रहूँगा और कोई भी समस्या हो तो हमसे बताएंगे, मैं उनको समस्या को उनके माध्यम से हल करने की कोशिश करूँगा। और उनको जन चौपाल को मुझे लगाना हो तो उन सारे लोगों को बुलवा करके उनके अपने वर्ग के लोगों को भेजूंगा, उनके अपने लोगों को, और उनको बुलवा करके अपने यहाँ या कहीं, पहले तो हमारे यहाँ पहले तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि पत्रकार साहब कि हमारे यहाँ कोई सरकारी आवास अभी तक नहीं बने, जो कि प्रधान तो हमारे यहाँ बहुत लोग हुए। अब उसको मैं उस अथवा पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी तक कोई हमारे गाँव में एक सरकारी अथवा मिशन नहीं है। अगर कुछ करना होता तो फिर मैं किसी कहीं न कहीं जाना पड़ता। हमारे यहाँ जैसे हम शादी विवाह मंडप, मेरी एक बड़ी इच्छा है कि मैं गांव में एक शादी का मंडप बनवाऊं, जिसमें चाहे हमारी लड़की की शादी हो, चाहे किसी यादव बस्ती की हो, चाहे किसी बीन बस्ती की हो, चाहे किसी की हो, उनको उनके बारात रुकने का जगह मिले और उनकी बारात का जो है स्वागत हो, क्योंकि बारात में लोग बाहर के लोग आते हैं। अगर अच्छा हो तो गांव की प्रशंसा करते हैं, गांव में प्रधान कौन है उसकी प्रशंसा करते हो। तो मैं इसके लिए इच्छुक हूं कि अगर ऐसा मौका दिया जनता ने, हमारे गांव के लोगों ने प्यार दिया, तो मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करूँगा। चलिए, ये आपका कह सकते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण है, जो आपने उस व्यापक दृष्टिकोण को अलग अलग कार्यक्रमों से जोड़कर आप बता रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि गांव में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो खासतौर से जनता से जुड़ी हुई हों, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है तो जनता भी आपसे बहुत कुछ अपेक्षा करती है।
और चौथा मुद्दा है पर्यावरण। देखिए आज के समय में पर्यावरण एक बहुत ही बड़ी गंभीर चुनौती बन चुकी है। दुनिया भर की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अभी हाल में हमने देखा एक कोरोना महामारी जो था, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण से ही इसका संबंध है। तो ऐसे में पर्यावरण को लेकर देखिए प्रधानमंत्री जी भी हर मुद्दे पर, हर अवसर पर पर्यावरण को लेकर उन्होंने अपनी गंभीरता दिखाते रहते हैं और लोगों से भी, खासकर भारतीय के जो जनमानस है उनसे भी अपील करते रहते हैं कि पर्यावरण को लेकर आप लोग भी गंभीर होइए और व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से आप पर्यावरण के लिए बहुत कुछ करिए। ऐसे में पर्यावरण को लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? पर्यावरण के लिए तो भाई प्रधानमंत्री खुद जागरूक हैं हमारे, और हमेशा पौधा पेड़ पौधे भेजते रहते हैं। लेकिन इसमें भी देखते हैं गांव प्रधान लोग जो है पौधा मंगवा लेते हैं ट्रैक्टर टाली से, और उसको एक जगह गाज देते हैं, कुछ बच्चों को भेज देते हैं अपना ले जाकर कहीं खेल खाल के फेंक देते हैं। उसमें उनका कोई मतलब योगदान नहीं रहता, बस वो वहाँ से पेड़ गिन कर आता है और किसी पेड़ के नीचे, किसी पोखरी तालाब के नीचे गाड़ देते हैं। उसका कोई मतलब वो नहीं है। कभी अगर लगवा भी दे 10, 20, 100, 50 दिखाने के लिए, तो कोई बकरी और चेतवा भैंस गोरू चढ़ जाते हैं, उसका कोई रोकथाम नहीं रहता है। तो मैं सोचूंगा कि पर्यावरण अगर पौधा मैं हर पेड़ पौधा लगवाने के बाद उसकी एक सुरक्षा व्यवस्था, जबकि सुरक्षा व्यवस्था नहीं तो कितना ही पेड़ हर साल वैसे तो कागज़ पर हमेशा पेड़ आते हैं, लगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं सोचूंगा कि जितने भी हमारे यहाँ जो जैसे पटरियाँ हैं, जो कि ऐसे ज़मीन जहाँ की अथवा मतलब कोई उसका नहीं, तो उसको वहाँ पेड़ लगवा करके, और पेड़ लगवाने से पहले उसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो हम नियुक्त करेंगे, जैसे हमारे यहाँ हर वर्ग के लोगों को नियुक्त मैं करने के लिए अगले बात कहा हूँ, तो उसमें मैं उनको सौंप दूंगा कि देखिए भाई इतना पेड़ आपके इधर लगे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपको बड़ा करना, उनको पेड़ सींचना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो मैं पर्यावरण पर भी काफ़ी ध्यान दूँगा। नहीं, आपने जो वृक्षारोपण तो बहुत ज़रूरी है और लोग करते भी हैं। जैसा कि हमने कई गांव में जब हमने सर्वेक्षण किया तो देखा कि जो ग्राम प्रधान थे पिछले, उन्होंने वृक्षारोपण तो कराया, लेकिन वृक्षारोपण ही ज़रूरी है ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ उसका संरक्षण, उसका सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि वृक्ष लगाएंगे, उसके किनारे किनारे जो ईंटों की जो बाउंड्री होती है, ईंटों के या तारों की, जैसा भी हो, ताकि पेड़ सुरक्षित रहें। क्योंकि वृक्ष लगा देने के बाद अगर हम उसको भूल जाते हैं, उसको पानी नहीं देते हैं, तो वृक्ष सूख जाएंगे, या फिर जो जानवर है जो चरने वाले होते हैं रोड पर, वे उसको खा जाएंगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैंने बताया उसी के लिए, इसीलिए मैंने बताया है। जी जी। और फिर आ जाते हैं सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाओं को लेकर एक बहुत बड़ा मसला रहता है कि सरकारें वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं पारित करती हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े बजट होते हैं किसी भी योजना को लेकर। लेकिन जैसा कि कोई नेता का हमने सुना था कि कहा था कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो महज कुछ पैसे होते हैं जो आम जनता तक पहुँच पाते हैं। तो सरकारी योजनाओं में एक ग्राम प्रधान की भी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो एक मीडिएटर, एक मध्यस्थता होता है आम जनता और सरकार के बीच में। प्रशासनिक विभाग जो होते हैं उनसे उनका जुड़ाव होता है। तो सरकारी योजनाओं के प्रति क्या रवैया आपका रहेगा? क्या आप इसको लेकर सक्रिय रहेंगे, लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे? हाँ सर, मैं तो ये तो वही बात बहुत आपने ऊँची कहा कि जो सर किसी कहा कि जो 1 रुपया चलता था आते आते 4 आना हो जाता है। ये बात तो बहुत पहले से लग रही है सरकार में। और हमारे यहाँ जो बीच में मीडिएटर रहते हैं उसको पहले तो कुछ लोग पहुँचने नहीं देते, कुछ लोग तो पहुँचने नहीं देते आम जनता तक। अगर पहुँचता तो उसमें भी सुविधा देते हैं प्रधान लोग कि भाई हम आपको दे रहे हैं तो इसमें हमको भी सुविधा शुल्क चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जितनी भी सरकारी योजनाएं रहेंगी, जितना भी रहेगा रोजगार का, मैं उनसे मैं बोल रहा हूँ कि उसको मैं अपने यहाँ खोलूँगा, रोजगार अथवा केंद्र खोलूँगा, जिसमें कि मैं हमेशा मोबाइल के माध्यम से या पत्र के पेपर के माध्यम से देखता रहूँगा, उसको मैं अपने जनता तक पहुँचाता रहूँगा। सरकारी योजना के बाद आ जाता है स्वच्छता अभियान। जैसा कि हमने देखा कि जो केंद्र की एनडीए गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में आए तो उनका जो सबसे पहला शुरुआत था वो स्वच्छता को लेकर। और मुझे लगता है कि आज के परिवेश में हमारे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन चुकी है जो गंदगी है, जो स्वच्छता को लेकर है। और प्रधानमंत्री जी बराबर इस बात को लेकर लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। और अगर हम इतिहास में बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी एक सपना देखा था स्वच्छ भारत का, स्वच्छ भारत सुंदर भारत का। तो इस लिहाज से स्वच्छता अभियान को कितना आप आगे बढ़ाएंगे और क्या नज़रिया होगा?
देखिए भाई, अब तो हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं तो हम तो भाई मोदी जी के बहुत फ़ैन हैं। हाँ, मोदी जी के हम बहुत फ़ैन हैं। और जब से उन्होंने लगाया स्वच्छता अभियान, मैं खुद हमारी जनता जानती भी है, हमारे गांव के लोग भी जानते हैं, मैं अपने यहाँ झाड़ू बनवाया हूँ। और मैं अपनी गली और जहाँ तक मेरा मैंने जब तक मैंने सामने जितनी भी गलियाँ रहती हैं उसको मैं साफ़ करता हूँ। और मैं एक अपने यहाँ रखा हूँ, टाली उठा भी रखा हूँ, उसको ले आकर पहुँचाता हूँ। अपने यहाँ एक टोकरी भी रखा हूँ जो कि अपने हमारे घर का जितना भी होता है सामान वहीं मैं रखता हूँ। और फिर अपने सर पर ले जाकर या किसी साधन से ले आकर मैं अपने उसको फिर कहीं गड्ढे में डालकर कुछ तोपता करता हूँ। और मैं इसको तो बहुत मेरा बहुत परम है कि मैं कहीं गली कहीं गंदा लगता है दिखता है तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, और मैं उसे खुद उठा कर फेंकने का कोशिश करता हूँ। और नहीं तो अगर उस दिन नहीं हुआ दूसरे दिन मैं झाड़ू उठाकर उसको साफ करता हूँ। तो मैं चाहूँगा अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे अच्छा, हमारे यहाँ जो आते हैं सफाई अभियान वाले हैं, मैं ये भी देखा हूँ कि गांव प्रधान लोगों के यहाँ आते हैं और कुछ लोग अपने यहाँ बस अपने दस्तखत करवाते हैं चले जाते हैं। तो जब मैं खुद झाड़ू उठा लूँगा तो उनको बैठने नहीं दूंगा। मैं खुद जब झाड़ू उठाकर गांव प्रधान होकर झाड़ू उठाऊंगा तो सारे लोग को झाड़ू उठवा दूंगा, ये मेरा वादा रहेगा। बिल्कुल धन्यवाद इसके लिए। और शौच से मुक्ति, खुले में शौच को लेकर भी एक बड़ा अभियान देश में चल रहा है। और हमने देखा कि कई गाँव को शौच से मुक्ति का दर्जा भी मिल चुका है, जो 0% पे आ चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने 2022 का एक टारगेट रखा हुआ है कि 2022 तक सबको आवास और शौचालय की सुविधा मिल जाए। और मैं बात करूं, लगभग अगर मेरे सर्वेक्षण में जैसा कि पाया गया है तो अधिकतर लोगों को मिल भी चुका है, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो शौचालय पाने के बाद भी उनका जो सोच है कि अभी भी हम बाहर जाएंगे। और सच कहें तो अगर एक गांव को अगर आप सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं और वैसे में अगर इस छोटी सी चीज़ खुले में शौच जैसी घटनाएं हो रही हैं तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि उस गांव का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और स्वच्छता की भी जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि स्वच्छता मुहिम भी हम चलाएँगे, तो इसको जो खुले में शौच की मुक्ति है इसके लिए भी एक प्रयास करना बहुत ज़रूरी है गांव में। क्योंकि कभी कभी देखा जाए तो जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे कि अगर शहर से कोई लोग गांव में आ रहे हैं, तो जब वो गांव में प्रवेश करते हैं और उनको इस तरह के सिचुएशन, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है तो उनको लगता है कि फिर वो कहते हैं कि भले ही आपने कितना भी विकास कर लिया, लेकिन इस तरह की अगर घटिया चीज़ देखने को उनको मिलती है तो उनको लगता है कि हाँ, तो विकास कुछ नहीं हुआ है, मतलब यहाँ के लोग अभी भी पिछड़े हैं। और शौचालय भी, हालांकि सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने शौचालय भी दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो शौचालय हैं वो खुले पड़े हैं, उसमें या फिर पुआल वगैरह रखा हुआ है, कोई यूज उसका नहीं हो रहा है। तो क्या फिर क्या करेंगे? खैर, ये तो सही है कि बहुत गंदगी अभी भी है, बहुत गांवों में है। और मैं अगर प्रधान हुआ तो ये जो हर गांव को मिलता है कि शौचालय, मतलब गांव प्रधान और उसको पदाधिकारी उसका क्या बनता है उसको बनाना जो, तो वो मैं बनने की कोशिश करूंगा कि उसमें पहला व्यक्ति मैं हूं, उस गांव का पहला व्यक्ति मैं हूँगा, उस जिले का पहला व्यक्ति मैं हूँगा। और ये मेरी तमन्ना है। और दूसरी बात कि जहाँ आपने कहा कि सच में शौचालय बने भी हैं तो उसमें कहीं पुआल या कहीं अथवा बांधे लोग हैं, तो ये कुछ देखिए इसमें अब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन छोटे वर्ग के लोग उसमें ज़्यादा काफ़ी इन्वॉल्व हैं कि उनको इसकी महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्रधान हुआ तो फिर जो अपनी टीम बनाए रखूँगा हर वर्ग के लोग, मैंने कहा कि मैं हर वर्गों में अपनी एक नेता अपना छोटा नेता बनाऊंगा, जो कि उनको मैं सुबह उठ करके और अपने खुद साथ उनको लेकर किसी उस जगह कुछ और जन से मिल करके उनको बाहर शौच नहीं आने के लिए मैं प्रेरणा दूंगा। उससे शौचालय तो हमारे यहाँ काफ़ी बन भी चुके हैं, कुछ बने भी हैं, तो उसको लोग यूज नहीं कर, उसको मुझे बहुत शर्म की बात है। तो मैं देखता हूँ और जो करते हैं मुझे बहुत तकलीफ़ भी होती है और मैं डांटता रहता हूँ, और कहीं मैं लोगों को मैं डांटता भी रहता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना है। लेकिन भाई अब क्या किया जाएगा, जो जनता की तो कुछ बदलना नहीं ना, मैं बदलूँगा भी। मैं सोच रहा हूँ कि ज़रूर मैं ऐसा काम करूँगा जो कि जनता तक हमारी बात पहुँचे, और मैं इस कार्य को मैं खुश हूँगा जब मेरा गांव शौचालय मुक्त हो जाएगा तो। और गांव का मैं आदर्श प्रधान बनना चाहता हूँ, मेरी बहुत तमन्ना है। देखिए, आपने कहा कि हर वर्ग के एक बच्चे को जो पढ़ा लिखा होगा, जो सामाजिक कार्यों में देश सेवा के लिए जो इंटरेस्ट रखता है उसके लिए काम करेगा, और उसके माध्यम से जो मानसिकता लोगों की अभी भी है खुले में शौच करने की,
उसको दूर करने का आप प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे लगता है कि इस माध्यम से आप जो लक्ष्य है खुले में शौच की मुक्ति को हटाने का, उसको हम पूरा कर पाएंगे। अंतिम मेरा प्रश्न है पेंशन को लेकर, क्योंकि गांव में बहुत से ऐसे जो विकलांग व्यक्ति होते हैं या वृद्ध महिलाएं होती हैं, उनको पेंशन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जो दलाल होते हैं बीच में, ठीक है, वे पेंशन भी खा जाते हैं। जैसे नरेगा में घोटाले की बात थी, तो उस तरफ से पेंशन में भी बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिलता है। तो पेंशन को लेकर क्या करेंगे? हाँ, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किया पेंशन के लिए, और मुझे इस बात पर ये तो विस्मित हो ही रहा था। मैं अभी से देख रहा हूँ प्रधान लोग, जो भावी प्रधान होने वाले, जो पहले प्रधान थे और भाई 5 साल प्रधान रहे हैं, वो अब पेंशन पहले नहीं बना, अब फिर पेंशन का कागज वो सबसे बटोर रहे हैं। इस चुनाव के माध्यम से उनका फोटो स्टेट लेकर और अपने कूड़ेदान में उनको पता, उनको गुमराह कर रहे हैं कि हम आपका पेंशन बनवाएंगे। और मुझे बहुत तकलीफ है, जो जैसे हमारे यहाँ विधवाएँ हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है पेंशन, लेकिन उनसे भी लोग पैसा लेते हैं। हमारे देखते हैं कि हमको बहुत शर्म की बात होती है जब उनसे लोग पैसा मांगते हैं कि नहीं आप 2000 1000 दीजिए, हम आपका पेंशन लगवा दें। अब इतने गिरे हुए मतलब सोच के लिए मैं संबंधित हूँ कि ऐसे लोग प्रधान होने के लिए दोबारा फिर प्रयास कर रहे हैं कि मैं प्रधान हूँ, तो मैं ऐसे सोच के लिए और फिर कागज बटोर रहे हैं, फिर पन्ना बटोर रहे हैं अपना कि हम फिर बनवा देंगे, फिर बनवा देंगे, और अगले साल का कई बार का लेकर के रखे हैं, अब फिर बनवाने की मार कर रहे हैं। तो मुझे तो एक लिस्ट बनवाना है, पहले तो मुझे एक लिस्ट बनाना है। प्रधान होने के बाद मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जो हमारे गांव में जितने विकलांग और विधवाएं हैं, सबसे बड़ी विधवाएं हैं, जिनके पास अब उसके पति जाने के बाद उसका कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए तो मैं सर्वोपरि उनका बस जितना हो सकता विकास, उनके लिए तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप उनके लिए प्रश्न किया, और ये बात मैं आपने अच्छा लाया। और मैं उनको पेंशन के लिए भरपूर सुविधा, उनको एक पैसा नहीं देना है, कहीं नहीं जाना होगा, केवल उनको मैं और करके दिखाऊंगा। मैं करके दिखाऊंगा, कहने की बात तो नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। और एक लिस्ट बनाऊंगा जितनी हमारे गांव में विधवाएं हैं अथवा हैं, उनको विकलांग हैं, जो असहाय लोग हैं, वृद्ध हैं, जो कि सच में आज के माँ बच्चे जो हैं वृद्धों की सेवा नहीं करते, छोड़ दे अपने पत्नी को लोग घूमते हैं, वो बेचारे असहाय, उनके लिए भी, वृद्ध और विधवाओं के लिए तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी। चलिए, लगभग प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, और एक व्यापक जो नज़रिया है आपका कार्यक्रम, भावी विकास कार्यक्रम को लेकर, आपने उस पर विस्तार से समझाने का प्रयास किया, और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और चुनाव होने में लगभग 1 या 1.5 महीने हैं, और हर गांव में जो उम्मीदवार हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग हथकंडे भी अपना रहे हैं चुनाव प्रचार को लेकर। जनता को फिर से वही पुराने स्टाइल में मुर्गा, दारू, बाटी, लिट्टी चोखा और भी तमाम ऐसे जो लुभावनी चीज़ें होते हैं देकर वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। पर हमारे जब लोकतंत्र की मजबूती की बात आती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो लिट्टी चोखा और दारू मुर्गा वाली चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि मैं खुद अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि एक दिन लिट्टी खा जाने से आप 5 साल आप अपना अधिकार खो देते हैं उस उम्मीदवार को जो आपको लिट्टी चोखा खिला रहा है। क्योंकि अगर आपने उसका खा लिया तो 5 साल तक आप उससे सवाल नहीं कर पाएंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, गांव को लेकर जो भी कुछ आ रहा है, आप उस प्रधान से दोबारा नज़र नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि आपने उसका खा लिया है। तो मैं अपील करना चाहता हूं, जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो संदेश को देखते हैं, जैसा कि हमने खास चर्चा में भी इसको बहुत प्रमुखता से उठाया, और मेरी अपील भी रहेगी आप सभी लोगों से कि अगर आप जिस भी क्षेत्र, जिस भी समाज, भारत के किसी भी कोने से अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आप लिट्टी चोखा, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो घटिया चीज़ें हैं, इन सब से बचने का प्रयास करिए। मुद्दा होना चाहिए तो सिर्फ विकास का मुद्दा होना चाहिए, कि हम वोट करेंगे तो उसी को वोट करेंगे जिसका कि गाँव को लेकर एक भावी विकास कार्यक्रम हो। जैसा कि हमने कई बिंदुओं पर इनसे बात करने का प्रयास किया, इन्होंने चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया, और अपनी तरफ से भी इन्होंने कुछ अलग कार्यक्रमों को उसमें जोड़ा। इसके लिए हम इनका धन्यवाद देते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर असल में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक सुंदर और भारत का सपना जो देखा था, अगर उस सपने को हमें पूरा करना है तो जाहिर सी बात है हमें आगे आना होगा। ख़ास तौर से मैं युवाओं से अपील करता हूं, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं, मेरी भी कुछ संवेदनाएं, भावनाएं हैं, मेरे भी मन में भारत को लेकर, भारत के गाँव को लेकर एक अपना एक नज़रिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो युवा हैं, ख़ास तौर से जो युवा वर्ग हैं, वो आगे आएँ और अपने एक व्यापक नज़रिए के साथ गाँव को
सुंदर और विकासशील बनाने का प्रयास करें। और इस कड़ी में चलिए इतना ही, लगातार हमारे इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, आप देखेंगे। मैं बराबर इस पर नज़र बनाया हुआ हूँ। हमारी टीमें भी सक्रिय हैं, गांव-गांव में जाकर लोगों से बात कर रही हैं, क्या है उनकी योजनाएं, क्या उनके कार्यक्रम क्या हैं, क्या करने वाले हैं। तो ऐसे में अगला भी वीडियो हमारा अभी आएगा। और चलिए फिर इतना ही, धन्यवाद।